हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस फैकल्टी एट JR। जैसे कि आप लोग क्लास 9th में आ गए, तो ये क्लास पिछले क्लासेस से थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आप लोग अभी तक जान चुके होंगे कि जितने भी आप लोगों ने क्लास 8th में और क्लास 6-7 में पढ़ा था, वो ऐसा कुछ भी 9th में नहीं होने वाला है। आपके पास कई सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स आएंगे, न्यू थ्योरीज आएंगे, और वो सारे बिल्कुल यूनिक होंगे। तो आपको इस क्लास में काफ़ी कुछ नया सीखना होगा। और ये इस क्लास का सबसे फर्स्ट चैप्टर है, मोशन। मोशन वैसे तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, पर अगर आपको ये चैप्टर नहीं समझ आया तो आगे के चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि यहाँ पे से आपका न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाता है। आप लोग इस क्लास से पहले न्यूमेरिकल्स बहुत ही कम बनाए होंगे। जैसे कि आप क्लास 8th में होंगे तो छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स आते होंगे, लेकिन क्लास 9th में इसी चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका बेसिक्स यहाँ पे ठीक नहीं होगा, ये चैप्टर आपके क्लास 9th का बेसिक्स है। दैट मीन्स कि अगर आप क्लास 9th में इसके बाद के चैप्टर्स को, जैसे कि फोर्स, फिर ग्रेविटेशन और उसके बाद वर्क एनर्जी, ये सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक है, और मोशन सबसे फर्स्ट चैप्टर है और ये बेसिक चैप्टर है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सारे कंटेंट अच्छी तरह से समझा सकूँ और आपको क्लास 9th में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो ये सारे कुछ टर्म्स मैंने लिख रखे हैं। ये सारे टर्म्स आपके लिए समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे टर्म्स से पहले आप कभी फेमिलियर नहीं हुए होंगे। आप लोग कभी इस तरह के टर्म्स को सुने नहीं होंगे, जैसे कि काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, मोशन, रेस्ट, रेफरेंस पॉइंट एंड टाइम। टाइम ये टर्म काफ़ी ज़्यादा नोन है, पर फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक दूसरे पर्सपेक्टिव से समझाने की कोशिश करूँगी। मैं इस चैप्टर में काफ़ी कुछ आपको बताऊँगी और सब कुछ काफ़ी डिटेल में होगा। तो यहाँ आपको इस चैप्टर का नाम पढ़ के ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हम लोग ऐसे चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि मूवमेंट शो कर रहा है। दैट मीन्स कि वो मूव कर रहा है। अगर कोई भी चीज़ आपके आसपास, फिज़िक्स क्या है, ये एक ब्रांच है जिसमें कि आप अपने आसपास के फिनोमेना को स्टडी करते हैं। तो इसी तरह से हमारे आसपास काफ़ी सारे मोशन होते हैं, जैसे कि पंखा हिल रहा है, प्लैनेट्स भी हमारे हिल रहे हैं, हमारे प्लैनेट्स मोशन में हैं। एवरीथिंग जो भी आप लोग देख रहे होंगे, या तो वो रेस्ट में होगी या फिर मोशन में होगी, अपनी कोई ना कोई प्रॉपर्टी ज़रूर शो कर रही होगी। तो हम लोग इसमें यही पढ़ने वाले हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये चैप्टर बिल्कुल आपके सराउंडिंग से ही जुड़ा हुआ है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो आप एक फ़ोन या फिर एक लैपटॉप या टैब पे बैठ के इसको पढ़ रहे होंगे। दैट मीन्स कि आप उस टाइम पे रेस्ट पे होंगे। मैं भी आपको भी पढ़ा रही हूँ, तो मैं भी अभी रेस्ट में हूँ, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मैं रेस्ट में नहीं रहूँगी। हो सकता है मैं अभी से 1 घंटे बाद रेस्ट में ना रहूँ, मैं मोशन में हो जाऊँ। तो बिल्कुल ये एक तरह से सराउंडिंग का चैप्टर है। आपके आसपास के अगल बगल की चीज़ों को आप देख के ही इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से एनालाइज कर पाओगे और समझ पाओगे। तो हमारा ये पहला टर्म काइनेमेटिक्स। अगर आप किसी से भी बोलोगे कि मैं क्लास 9th में आ गया हूँ और मैं चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहा हूँ, तो आपसे जाहिर सी बात है कि वो ये क्वेश्चन ज़रूर करेगा कि बताओ काइनेमेटिक्स क्या है। तो आप लोग इस टर्म को काफ़ी ज़्यादा हैवी मत लेना, मैं आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करती हूँ। काइनेमेटिक्स एक फ़िज़िक्स का ब्रांच है। जैसे कि साइंस का ब्रांच होता है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये मेन ब्रांच है। उसी तरह से फिज़िक्स को भी हम लोग ब्रॉडली 2 ब्रांच में बांटते हैं, एक क्लासिकल फिज़िक्स और एक मॉडर्न फिज़िक्स। तो इसके अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर एक ब्रांच है, ये सारे सब डिविजन्स हैं। तो फिज़िक्स का ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। हम लोग सिर्फ मोशन के बारे में पढ़ते हैं कि मोशन कैसे हो रहा है, अगर मोशन हो रहा है तो आगे फर्दर कौन कौन से पैरामीटर्स हम लोग को शो होंगे। मतलब कि अगर कोई भी बॉडी मूव किया, मैं एक यहाँ पे लेट से पॉइंट बना देती हूँ ए, अगर ये पॉइंट थोड़े मोशन के बाद अगर ये मूवमेंट, तो ये बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। हो सकता है ये पॉइंट बी पे जाए, या फिर हो सकता है कि ये कहीं पे भी ना जाए, घूम के वापस इसी पॉइंट पे आ जाए। तो ये जो जितने भी मोशन करने में जाए, चाहे वो पॉइंट बी तक जाने में या फिर वापस घूम के अपने मीन पोजीशन पे आने में जो भी टाइम लगाएगा, उसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। दैट मीन्स कि जितने भी हो गए, डिस्टेंस हो गए, डिस्प्लेसमेंट हो गए, टाइम हो गए, ये सारे पैरामीटर्स हैं। तो पैरामीटर्स ऑफ मोशन, तो हम लोग फिजिक्स के इस ब्रांच में इन सारे पैरामीटर्स को स्टडी करेंगे। हम लोग ये नहीं जानने वाले कि ये पार्टिकल अगर मोशन में हुआ तो इसका रीज़न क्या था, इसके पीछे का कारण क्या था। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे कोई बॉक्स है, ये एक सरफेस है, यहाँ पे कोई बॉक्स है, तो ये इसमें अगर मोशन हुआ कि इसके पीछे कितना फोर्स लग रहा है, हम लोग इसमें बस ये पढ़ेंगे
कि इसमें मोशन हुआ, ये कितना डिस्टेंस कवर किया, ये किस तरह के पाथ को कवर किया, हो सकता है ये इधर जाके सर्कुलर पाथ पे बेंड कर जाए, हो सकता है ये डिस्प्लेसमेंट को कवर करें, हो सकता है ये स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करें। तो हम लोग इस ब्रांच में इसी को बस स्टडी करते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट डायनेमिक्स। डायनेमिक्स फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग काउज ऑफ मोशन पढ़ते हैं। अगर कोई मोशन हुआ तो उसके पीछे का कारण क्या है। तो हम लोग इन दोनों टॉपिक्स को क्लास 9th में काफ़ी शॉर्ट में समझेंगे। लाइक क्लास 11th में अगर आप बात करते हो इसी टॉपिक की तो ये काफ़ी ज़्यादा आपको वास्ट दिखेगा, जबकि क्लास 9th में इसका बेसिक्स होता है। अगर आपको क्लास 9th में ये सारे चैप्टर समझ में नहीं आएंगे तो हो सकता है आपको 11th की बेसिक्स भी कमज़ोर हो जाए। तो आप इसीलिए कोशिश करिएगा कि ये सारे टर्म्स आपको अच्छी तरह से याद हों और इवन ये सारा चैप्टर आपके माइंड में फिट हो जाए। सो ये मोशन, व्हाट इज़ मोशन, यहाँ पे ये टर्म मोशन आपको ऐसे ही पता नहीं चलेगा। आप कैसे कर सकते हो किसी भी बॉडी को ये रेस्ट में या मोशन में। अगर आप किसी भी बॉडी को मोशन में बोलते हो तो आपको उसको पहले ऑब्जर्व करना होगा। आपका फर्स्ट स्टेप होगा कि आप उसको ऑब्जर्व करोगे। देन हमारा सेकंड पॉइंट जो होगा, आप ऑब्जर्व तो करोगे लेकिन किस रेफरेंस से करोगे। आपके पास कोई रेफरेंस तो होना चाहिए। जस्ट से कि आपका एक स्कूल है, यहाँ पे आपका एक स्कूल है और आपका यहाँ पे एक घर है। तो अगर आप स्कूल में सुबह जाते हो और सुबह स्कूल में जाने के बाद वापस अपने घर आते हो तो आप लोग एक फिक्स्ड डिस्टेंस को कवर करते हो। और उस फिक्स्ड डिस्टेंस को कवर करने में ऐसा नहीं कि आप रेस्ट में होगे तो एक डिस्टेंस को कवर कर लोगे। आप जब मोशन में होगे तभी आप एक डिस्टेंस को कवर करोगे। ऐसा नहीं आप बैठे बैठे स्कूल से घर और घर से स्कूल हो जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसी तरह से आप एक रेफरेंस पॉइंट भी चूज करोगे। तीसरा कि आप लोग एक पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि अगर आप 10:15 पे स्कूल पे थे तो आप 10:30 पे घर होगे। तो ये जो टाइम है ये भी कंटिन्यूअसली चेंज हो जाएगा। तो ये मोशन इन्हीं 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। और इन्हीं 3 फैक्टर को आप स्टडी करके किसी भी पार्टिकल को नेचर को आप बता सकते हो कि वो पार्टिकल रेस्ट में या फिर मोशन में। अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हो अच्छी तरह से, एक रेफरेंस पॉइंट, एक अच्छे से रेफरेंस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट कुछ नहीं होता, बस एक पॉइंट होता है, या फिर ये कहूँ कि वो एक प्लेस होता है, एक जगह होता है जहाँ पे हम लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से एक जगह फिक्स कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग दूसरे ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। जैसे कि अगर आपने कार्टेशियन प्लेन का नाम सुना होगा, अभी तो आप लोग ग्राफ से फेमिलियर होंगे, क्लास 8th में आपने ग्राफ पढ़ा होगा तो आप लोग इस तरह के ग्राफ को देख चुके होंगे। लेकिन अगर आप नहीं जानते हो तो हम लोग इसको कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो इसका यहाँ पे का जो मिड पॉइंट होता है आप इसको 0,0 भी बोलते हो, या फिर इसका दूसरा नाम ओरिजिन भी होता है। तो हम लोग इसको रेफरेंस पॉइंट बोल देते हैं। तो फिजिक्स में रेफरेंस पॉइंट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर आप रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो, अगर आप उसको बता रहे हो किसी फिक्स पॉइंट से, तो आप इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो। दैट मीन्स कि आप उसको कार्टेशियन प्लेन पे भी डिफाइन कर सकते हो। सो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो आप इस ऑब्जेक्ट को कब मोशन में बोलोगे। तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन, अगर इसका पोजीशन चेंज continuously with reference to a point and also with time। so अगर टाइम के साथ और किसी रेफरेंस पॉइंट के साथ, अगर ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, अगर आप इस पॉइंट के कंपैरिजन में अगर कहीं कोई और डिस्टेंस को कवर करते हो तो हम लोग उस डिस्टेंस को कवर करने वाले पार्टिकल को मोशन में बोलेंगे। दैट मीन्स कि ये पार्टिकल इस टाइम पे मोशन पे होगा। तो आई होप आपको मोशन काफ़ी अच्छी तरह से समझ आया होगा। और इस टर्म से रिलेटेड एक और टर्म है रेस्ट। जैसा कि आपको पता है मोशन एक रिलेटिव टर्म है, ये किसी चीज़ पे डिपेंड होता है। जैसे कि ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड होता है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये एक रिलेटिव टर्म है। तो इसी तरह से रेस्ट, अगर आप किसी भी पार्टिकल को रेस्ट पे कब बोलोगे, जैसे कि मैं आपको एक काफ़ी फेमिलियर एग्जांपल दूं, जैसे कि अगर आप क्लासरूम में बैठे हो और आपके टीचर फर्स्ट पीरियड में उसी क्लास में हो और आप किसी कारण बस ऑफिस चले जाते हो और ऑफिस से वापस काफ़ी टाइम बाद आते हो। दैट मीन्स कि आप थर्ड पीरियड आते हो और थर्ड पीरियड भी वो टीचर आपको उसी क्लास में मिले, तो आपको लगेगा कि वो टीचर रेस्ट में है। दैट मीन्स कि वो फर्स्ट पीरियड से लेकर थर्ड पीरियड तक एक ही क्लास में है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे टीचर के साथ 2 केसेस बनते हैं। जैसे कि अगर आपके एब्सेंस में हो सकता है वो टीचर कहीं बाहर घूम के वापस आके बैठ गया होगा अपनी पोजीशन पे, या फिर ये भी हो सकता है कि वो टीचर फर्स्ट पीरियड से लेकर थर्ड पीरियड तक उसी क्लास में होगा। तो हम लोग ऐसा जज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस पॉइंट पे। आपने भी जब ऑफिस से वापस आकर उस टीचर को अपने क्लासरूम में देखा तो आपने रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे जज किया। आपने रेफरेंस पॉइंट उस क्लासरूम को बनाया और टीचर के मूवमेंट को तब जज किया। आपने टाइम भी चेंजेस होते देखे, लेकिन फिर भी आपने
ये कंफर्म कर लिया कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में। तो इसी तरह से हम लोग टाइम और रेफरेंस पॉइंट को देखते हुए ये डिफाइन करते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर मोशन में। रेस्ट और मोशन दोनों टर्म रिलेटिव है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छी तरह से समझ आए हो, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, मोशन, रेस्ट, रेफरेंस पॉइंट और टाइम। सो व्हाट इज काइनेमेटिक्स? Kinematics is a branch of science in which you will study about the motion of a particle. You can call it particle, आप उसको या तो particle बोल दो या फिर object बोल दो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। या तो आप पार्टिकल के मोशन को स्टडी करोगे या फिर किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को। देन व्हाट इज डायनेमिक्स? सो डायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द काउज ऑफ द मोशन, जैसे कि काउज ऑफ द मोशन फोर्स। तो ये काफी ज्यादा लेंदी चैप्टर और बड़ा सा चैप्टर है, तो आप इसको नेक्स्ट चैप्टर में अच्छी तरह से पढ़ोगे। तो हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ काइनेमेटिक्स को पढ़ेंगे, दैट मीन्स हम लोग सिर्फ मोशन को पढ़ेंगे। देन व्हाट इज मोशन? हाउ कैन यू से अ पॉइंट इज इन मोशन और अ बॉडी इज इन मोशन और रेस्ट? So it totally depend on 3 bases, that means observation, reference point and time. Reference point को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, that is origin. Then हमारा reference point and time. Reference point और time काफी क्लियर हो गया होगा। आपको भी पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ज़्यादा टाइम लेता हो किसी भी चेंजेस को दिखाने में, जैसे कि मैं आप अगर बोल दूं कि सॉलिड भी फ्लो करता है, तो ये हो सकता है कि आपको काफ़ी अजीब लगे, लेकिन काफ़ी मिलियंस ऑफ मिलियन ईयर पास हो जाने के बाद सॉलिड के पार्टिकल्स में भी फ्लूइडिटी जैसे नेचर दिखाई देने लगते हैं। दैट मीन्स कि उसके भी पार्टिकल मोशन में होते हैं, पर इसके ये हम लोग को पहले ऑब्जर्व नहीं होता है, लेकिन काफी टाइम के बाद ये ऑब्जर्व होता है। अगर आप एक घड़ी की बात करें तो घड़ी में 3 कांटे होते हैं। आपको सेकंड वाला कांटा काफी जल्दी जल्दी दिखाई देता होगा कि वो मोशन में है, क्योंकि वो काफी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, तो आपको लगता होगा कि वो मोशन में है। जबकि जो सबसे छोटी वाली सुई होती है, जो कि घंटे वाली होती है, वो काफी लेट में चेंज होती है। तो कई बार ऐसा लगता है कि वो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट में, पर ऐसा नहीं है। टाइम कितना भी लगे, लेकिन एक पार्टिकल अगर मोशन है कि रेस्ट में, ये जज करने के लिए आपको रेफरेंस पॉइंट और टाइम पे काफी ध्यान देना होगा। रेफरेंस पॉइंट हो सकता है आप रेफरेंस पॉइंट किसी भी ऑब्जेक्ट का बदल के देखें तो वो रेस्ट में हो जाए, हो सकता है वो मोशन में हो। जैसे कि अगर आप एक ट्री को देखोगे तो वो आपको रेस्ट में दिखेगी, लेकिन वही ट्री अगर आप अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज कर लो, अगर आप एक कार में, एक बस में बैठ जाओ तब देखो, तो वो ट्री आपको मोशन में दिखेगी। तो इसी तरह से रेफरेंस पॉइंट और टाइम का कॉन्सेप्ट चलता है। तो हम लोग जज करने से पहले ये दोनों को काफी अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं। तो इसी के साथ हम लोग इस चैप्टर के काफी सारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं उसको हम लोग समझ लिए। अब ये चैप्टर आपको काफी ज्यादा इजी सा लग रहा होगा, क्योंकि इसके सारे टर्म्स बहुत ही ज्यादा आसान थे, और ये सारे जितने भी टर्म्स हैं ये आपको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि कोई भी ये चैप्टर स्टार्टिंग होने के साथ अगर आप बोलोगे कि मैं ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो आपसे इन्हीं सब में से वो पूछेगा कि बताओ ये क्या है या ये क्या है। सो हम लोग इस चैप्टर के टॉपिक्स को देख लेते हैं। सो यहाँ पे मैं काफ़ी सारे टॉपिक्स को लिख रखी हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट तो इतने सारे लिस्ट को देख के डर जाएंगे, पर मैं बता दूं कि ये सारे काफ़ी आसान से टॉपिक हैं। जैसे कि आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया जाएगा। आप लोग अभी किसी भी पार्टिकल, अभी पिछले स्लाइड में ही पढ़ के आ रहे हो कि जैसे कि अगर कोई पार्टिकल मोशन में है तो कुछ पैरामीटर शो करेगा, जैसे कि वो डिस्टेंस शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट शो करेगा। तो हम लोग इसी को स्टडी करेंगे कि ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो क्या रहा है, ये एग्जैक्टली होता क्या है। तो हम लोग इसी चीज़ को स्टडी करेंगे। और ये सारे जो वर्ड यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये काफ़ी फेमिलियर है। आप भी कहीं मार्केट जाते होगे या फिर आप कभी जॉगिंग पे जाते होगे तो आप बताते होगे घर आके कि मैंने इतने किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, मैंने इतने किलोमीटर तक चल के आया। तो आप लोग इस तरह के वर्ड्स यूज करते होगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसा नहीं कि आप आज पहली बार सुन रहे हो। देन स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी ये दोनों में बस एक डायरेक्शन का डिफरेंस है। स्पीड में अगर मैं डायरेक्शन जोड़ दूं तो इसको मैं वेलोसिटी बोल सकती हूँ, या फिर वेलोसिटी में मैं अगर डायरेक्शन को घटा दूं तो वो स्पीड बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैं ये क्या बोल रही हूँ, लेकिन आप चैप्टर जैसे जैसे आगे पढ़ोगे, ये इस टॉपिक को मैं जब आपको पढ़ाऊंगी तो आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे हमारा थर्ड टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये जो टर्म है मोशन, ये तो आप समझ रहे हैं, लेकिन यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कांस्टेंट मोशन को लिए हुए है, दैट मीन्स कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड स्पीड के साथ जा रहा है तो वो अपना स्पीड मेंटेन किए हुए है, ना तो वो घट रहा है उसका स्पीड, ना ही बढ़ रहा है, तो वो एक तरह से यूनिफॉर्म मोशन लिए हुए हैं। देन एक्सेलरेशन। आप कभी कार में सफर किए होंगे तो आप ये सुनते होंगे कि कार को एक्सेलरेट करो, तो आप ये सोचते होंगे कि दैट मीन्स फास्ट करो, पर यहाँ पे एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फास्ट ही हो। एक्सेलरेशन का
सीधा रिलेशन वेलोसिटी के साथ है। अगर आपको वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया तो आप एक्सेलरेशन को अच्छी तरह से डील कर लोगे। उसके बाद रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन का जस्ट अपोजिट ये टर्म है रिटार्डेशन। देन इक्वेशन ऑफ मोशन, यहीं से आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है। वैसे तो मैं थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल करवाऊंगी डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पे, स्पीड एंड वेलोसिटी पे, पर वो सारे काफ़ी आसान से होंगे, जैसे कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो ये इस इक्वेशन पे छोटे मोटे क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पर यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी करेंगे और इक्वेशंस ऑफ मोशन को अच्छी तरह से समझेंगे भी। हम लोग 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे और तीनों को काफ़ी सेपरेटली और अच्छे से पढ़ेंगे। देन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फिजिक्स में ग्राफ का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जब मैथ पढ़ाया जाता है तो मैथमेटिक्स में ग्राफ पढ़ाया जाता है, तो ग्राफ का यूज़ फिजिक्स में भी है। इसीलिए बोला जाता है कि जहाँ पे फिजिक्स का यूज़ है वहीं पे मैथमेटिक्स का यूज़ है, और ये दोनों बिल्कुल पैरेलली चलते हैं। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो दैट मीन्स आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में होगा, या फिर अगर मैं ये कहूँ कि आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में तो आपको फिजिक्स अच्छे से समझ आएगी। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे तो आप लोग काफ़ी छोटे छोटे लेवल पे देखोगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, लेकिन जब आप थोड़े बड़े होगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े इक्वेशंस जो फिजिक्स में आते हैं उसका भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखोगे। सो मैथ हमारे स्टडी को काफ़ी ईजी करती है। सो मैथ का यूज़ हमारे हर सब्जेक्ट में होता है। अगर आप कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो तो उसमें भी आपको मैथ्स का यूज़ होगा, अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो उसमें भी आपको मैथ्स पढ़ना है। तो इसी तरह से अगर आप एसएसटी भी पढ़ रहे हो तो उसमें भी मैथ पढ़ना है। दैट मीन्स कि मैथ हर जगह है, क्योंकि एसएसटी में जितने भी डेट्स होते हैं, टाइम होते हैं, ये सारे जब कैलकुलेशन का टाइम आता है कि कितना दिन है या फिर कैसे है दिन का, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को यूज़ करते हैं। सो मैथ हमारे स्टडी को काफ़ी ज़्यादा ईज करता है, और हमारे डे टू डे लाइफ में जितने भी यूजेस होते हैं वो ज़्यादातर मैक्सिमम मैथ्स से ही होते हैं। तो मैं आगे इस पे आगे कभी और बताऊंगी। सो यहाँ पर आपको इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को काफ़ी अच्छे से समझ लेना है। दैट मीन्स कि आपको यहाँ पे बस 2 ही चीज़ पढ़नी है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ। ये 2 ग्राफ है, इसके अंदर काफ़ी सारे ग्राफ पढ़ने होंगे। स्पीड टाइम ग्राफ में मैं आपको बताऊंगी कि अगर स्पीड यूनिफॉर्म है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो किस तरह के मोशन को शो कर रहा है। आप केवल ग्राफ को देखकर ही बता दोगे कि वो ऑब्जेक्ट किस तरह के स्पीड को या किस तरह के वेलोसिटी को अपने साथ लिए हुए हैं। दैट मीन्स कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, या फिर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है। और कई बार क्वेश्चंस ग्राफ पे भी होते हैं। आप जितने भी ओलंपियाड्स या एनटीएससी के एग्जाम्स दोगे तो वहाँ पे आपको ग्राफ बना दिया जाएगा और उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। देन डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन को तो पढ़ लेंगे, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि अगर कोई चीज़ हो रहा है तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। ये डेरिवेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं आपको बोल दूँ एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो आप मुझसे ये ज़रूर पूछोगे कि ये कहाँ से आया, ये हम लोग यू टी क्या लिखे, यू क्या है, टी क्या है, या फिर ये सारी चीज़ें आ कहाँ से रही है। जैसे कि ए टी स्क्वायर आपने यहाँ पे 1/2 ए टी स्क्वायर लिखा है, तो ये सारे का मतलब क्या है। तो अगर जब मैं आपको डेरिवेशन सिखाऊंगी तो आपको ये सारी चीज़ें माइंड में ऐसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सब कुछ याद हो जाएगा और सब कुछ समझ में भी आएगा। तो मैं इसको ग्राफिकली प्रूफ भी करूंगी। अब ग्राफ की मदद से आप काफ़ी कुछ समझ लोगे, ग्राफ की मदद से आपको क्वेश्चंस भी बन जाएंगे, ग्राफ की मदद से आप डेरिवेशंस भी सीख लोगे। तो ग्राफ होता क्या है, तो ग्राफ एक तरह का जैसे इमेज होता है। आप देखे होंगे कार्टेशियन प्लेन पे हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो एक ग्राफ को देख के एक पिक्चर को एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग, कोई भी इक्वेशन का, कोई भी टर्म का, और जिसको हम लोग देख के इसे बता सकते हैं कि वो क्या शो करना चाह रहे हैं। अगर कोई कंपनी का ग्राफ है वो कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है तो आप उसको देख के ये कह सकते हो कि कंपनी का भी काफी ग्रोथ हो रहा है, कंपनी को काफी ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। तो आप इस तरह से ग्राफ को स्टडी करते हो और बता देते हो। तो इसी तरह से हम लोग साइंस में भी बताएंगे और हम लोग ग्राफिकली इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव भी करेंगे। देन सर्कुलर मोशन एनसीईआरटी में उतना है नहीं, बस एनसीईआरटी के सबसे लास्ट वाले पेज पे, इस चैप्टर के सबसे लास्ट वाले पेज पे एक स्टूडेंट को बना दिया गया, एक बच्चा है जो अपने हाथ में एक स्टोन को लिए हुए और उसको एक थ्रेड से बांध के राउंड राउंड घुमा रहा है, और उसी के जस्ट बगल में एक छोटे से सेक्शन में सर्कुलर मोशन को डिफाइन किया गया। तो हम लोग इस चैप्टर में सर्कुलर मोशन को भी पढ़ेंगे। उसके अलावा जो ये सारे टर्म्स हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में दैट मीन्स कि वो डिस्टेंस तो कवर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है, लेकिन वो सारे क्वांटिटी एंगुलर में आएंगे। मैं आपको जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगी और खास करके इस पार्ट को जब पढ़ाऊंगी तो ये एंगुलर वर्ड का मतलब समझाऊंगी। इसमें हम लोग, ऐसे तो आपको पता होगा जब हम लोग एंगल को मेजर करते हैं तो हम लोग थीटा में मेजर करते हैं। जैसे कि अगर आपको बोलना हो, अगर आपको ये एंगल पता नहीं हो, लेट से मैं यहाँ पे एक एंगल बना देती हूँ, तो आपको अगर ये एंगल पता नहीं हो, अगर आपको ये एंगल पता करना हो तो आप इसको थीटा बोल देते हो, इसको थीटा मान लेते हो। लेकिन हम लोग यहाँ पे एंगल के मेजरमेंट में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करवाएंगे, दैट इज रेडियन। हम लोग इस टर्म में रेडियन को भी समझेंगे।
तो मैं आशा करती हूँ कि ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे और आपको पता चल गया होगा कि आप लोग इस क्लास 9th में स्पेशली मोशन के चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो इसी के साथ हम लोग इंट्रोडक्शन के वीडियो के एंड में आ गए और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि JR की ये सारी फैसिलिटीज़ जो आपके लिए बिल्कुल फ्री एक्सेसिबल है, आप एक बार इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। जैसे कि अगर आप हमारी साइट पे jrworld.in पे जाके एक बार विजिट करते हैं तो यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मिल जाएगा। इसका मतलब आप हमारे साइट पे अकाउंट बना सकते हैं, लॉगिन और लॉग आउट का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपका एक सेपरेट अकाउंट पासवर्ड होगा जिससे कि आप कोई भी स्टडी मटेरियल को वहाँ पे सेव करते हो तो वो आपके अकाउंट में शो होगा। आप अगर अकाउंट लॉग आउट करते हो तो उस अकाउंट आपके साथ लॉग आउट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे साइट पे बहुत सारे सर्विसेज न्यू ऐड हुए हैं जिसमें कि पेड सर्विसेज भी हैं और फ्री सर्विसेज भी हैं। ऐसा नहीं है कि पेड सर्विसेज फ्री सर्विसेज के से काफ़ी अच्छी हैं, फ्री सर्विसेज भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस, DPP, बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा आपको पेड सर्विसेज भी मिल जाएंगी अगर आप JR की साइट पे विजिट करते हो। एकेडमिक कंटेंट से लेके हर तरह के कंटेंट, लाइक अगर आप एक बुक रीडर हो तो आपको बुक रीडिंग के पर्पज से भी रिलेटेड कंटेंट वहाँ पे मिल जाएंगे। वहाँ पे काफ़ी सारे ऑडियो बुक्स हैं और आप उन ऑडियो बुक को लॉगिन करके सुन सकते हो। वहाँ पे भी 2 तरह के ऑडियो बुक्स हैं, पेड और फ्री। आपको जिसमें भी मन करे आप इनरोल कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी सारे कोर्सेज हैं जैसा कि ये काफ़ी न्यू तरह का हमारे साइट पे ऐड हुआ है। आपको वहाँ पे काफ़ी सारे कोर्स मिलेंगे जो हमारी फैकल्टी भी डिज़ाइन करती है और कई सारे ऐसे लोग जो हमारे साइट पे एज अ एक्सपर्ट और एज अ ट्यूटर हैं, उन्होंने ये सारे कोर्स को डिज़ाइन किया है। वो कोर्सेस या तो वीडियो फॉर्म में हो या तो फिर रिटन फॉर्म में हो, वट एवर द फॉर्म, उसमें बहुत सारे फॉर्म हैं। तो आप देख लें कि वहाँ पे किस तरह का फॉर्म आपको किस तरह का कोर्स शूट कर रहा है। और मैं चाहूँगी कि आप इस तरह के कोर्सेज में अपने आप को भी इनरोल करें ताकि आपको इन कोर्सेज में इनरोल करने से पता चलेगा कि आखिर व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वी आर ट्राइंग टू प्रोवाइड यू। जैसे कि यहाँ पे DCA का भी कोर्स मिल जाएगा, फर्दर यहाँ पे पेंटिंग, स्केचिंग और भी बहुत सारे ऐसे निश हैं जो कि काफ़ी न्यू तरह के हैं। तो आप उस तरह के भी कोर्सेज जैसे आपके आएंगे, अगर आप वहाँ पे रजिस्टर होगे तो आपको एक मेल ज़रूर जाएगा। उसके अलावा 1-to-1 लाइव सेशन, अगर आपको यहाँ पे यूट्यूब के स्टडी से सेटिस्फैक्शन है, हमारी फैकल्टी आपको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है, या फिर आप 1-to-1 लाइव किसी टीचर से इंटरेक्ट होकर अपने डाउट को सॉल्व करना चाहते हो, अपने आप को उनसे पढ़ना चाहते हो, देन हमारा ये जो फैसिलिटी है ये बिल्कुल आपके लिए है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग 1 टीचर 1-to-1 पढ़ाते हैं, दैट मीन्स कि एक स्टूडेंट पे एक टीचर, और ये काफ़ी अच्छा होता है। और बाकी के इन्फॉर्मेशन साइट पे अवेलेबल है, स्पेशली 1-to-1 सेशन करके एक पेज बनाया हुआ है। आप चाहें तो आप जाकर एक बार इस पेज को एक्सप्लोर करें और देखें कि 1-to-1 सेशन में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या कंटेंट मिलेंगे। इसमें के सारे शेड्यूल भी हमारे टीम के द्वारा डिज़ाइन की होती है, तो आपको आगे कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता रखा है, 2 तरह के होंगे, पेड और फ्री। आप जिसमें भी कंफर्टेबल हैं आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल्स, यहाँ पे अगर आप 1-to-1 सेशन में कोई भी बैच खरीदते हो या तो आपको ये वाला सेक्शन इनेबल हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपको सारे जितने भी हमारे सारे टीचर्स या फिर फिजिक्स के हों या फिर केमिस्ट्री के हों या फिर स्पेशली कंप्यूटर के हों या मैथ्स के हों, कोई भी टीचर अगर कोई भी रिकॉर्डेड ट्यूटोरियल अपलोड करेंगे तो वो आपको दिख जाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स अलग अलग फील्ड के होते हैं, वो अलग अलग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, और अगर आपको उन सारे का रिकॉर्डेड वीडियो ट्यूटोरियल मिल जाता है तो ये भी आपके ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन हमारा एकेडमिक कंसल्टेंसी, बहुत सारे स्टूडेंट जैसे कि आप क्लास 8th से 9th में आए हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। जो एकेडमिक रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कई बच्चे CBSE ICSE पैटर्न में कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ बोलते हैं कि मैम आप ये पढ़ा रहे हो जबकि मेरे दोस्त ये पढ़ रहे हैं, तो आप CBSE और ICSE के पैटर्न को में कंफ्यूज हो जाते हो। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि हमारे इंडिया के नहीं है, इंडिया के बाहर के, वो हमसे जब कांटेक्ट होते हैं तो उनको कन्फ्यूज़न होता है कि इंडिया में किस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, क्या सिस्टम है, तो वो इस तरह के कंसल्टेंसी हमसे लेते हैं। तो ये आपको एकेडमिक कंसल्टेंसी में मिल जाएगी। और भी बहुत सारी, जैसे कि कौन सा कॉलेज अच्छा होगा, कौन सा स्कूल आपको चूज़ करने चाहिए, जितने भी तरह के आपके डाउट होते हैं हम लोग एकेडमिक कंसल्टेंसी में आपके सारे डाउट एकेडमिक से रिलेटेड क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देन यहाँ पर वाई चूज JR, तो आप ये खुद समझ सकते हैं, हम लोग आपके फाउंडेशन को इनरीच करने में लगे हुए। आपका फाउंडेशन जितना ज़्यादा इनरीच होगा उतना ही आप अपने नेशन के टूवर्ड्स या फिर अपने आप के टूवर्ड्स बेस्ट होते जाएंगे। देन वी आर ट्राइंग टू एम्पावर योर इमेजिनेशन, लाइक बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, मैंने 1-to-1 सेशन लिया है कई सारे स्टूडेंट के, मैं नोटिस करती हूँ कि वो काफ़ी सारे जो अपने आप में जो चल रही बातें होती हैं वो टीचर से शेयर नहीं करते हैं, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं वो टीचर से शेयर नहीं करते हैं। पर 1-to-1 सेशन में
हम लोग स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं और उसको उसके माइंड में चल रही सारी बातों को जानने की कोशिश करते हैं और उनके इमेजिनेशन को इनटू रियलिटी चेंज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट अगर वो कोडिंग लर्न करना चाहता है तो हम लोग उसको कोडिंग से जुड़ी सारी कंटेंट्स प्रोवाइड करेंगे, उसको एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे। और देन जब कभी वो कोई अपना साइट बनाता है या कोई कुछ भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बनाता है तो हम लोग उसमें अपना भी कंट्रीब्यूशन देंगे। हम लोग उस स्टूडेंट को डीमोटिवेट कभी नहीं करेंगे, हम लोग हमेशा उसके इमेजिनेशन को एम्फेसिस करेंगे। देन ये सारी फैसिलिटीज़ हमारे JR की तरफ से आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो आप एक बार हमारे JR की साइट पे jrworld.in पे ज़रूर विजिट कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो ट्यूटोरियल। फॉर मोर वीडियो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल come up with the new lecture of this chapter. So till then, bye bye.